आप सभी का स्वागत है प्रीलिम्स के इस न्यू बैच में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था कॉन्स्टेंट असेंबली, हमारा टॉपिक चल रहा है। संविधान सभा पे हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ चुके थे कि संविधान सभा का जो गठन है, फॉर्मेशन है, वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हो चुका है। उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी हैं, है ना। उसके बारे में थोड़ी सी हमारी चर्चा हो चुकी थी, उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने जो पढ़ा था कि 13 दिसंबर को 13 दिसंबर 1996 को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हुआ और आगे चलकर यही भारतीय संविधान में उद्देश्य का प्रियम्बल के तौर पर शामिल किया गया। चलिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 से जो बैठक प्रारंभ हुई वो कुछ समय तक ऐसे ही चलती रही। क्योंकि मुस्लिम लीग का वेट जो है कांग्रेस कर रही थी कि भाई मुस्लिम लीग आ जाए तो हम संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर सकें, लेकिन मुस्लिम लीग नहीं आई। फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इंडिया में होती हैं। तो कुल मिलाकर जब ये कन्फर्म हो गया कि मुस्लिम लीग अब इस संविधान सभा में शामिल नहीं होगी और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाएगा और दो नए स्वतंत्र देश स्थापित किए जाएंगे, तो संविधान सभा में भी कुछ बदलाव होता है। तो हमें यही देखना है आज कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था, उसने संविधान सभा में क्या बदलाव किया। चलिए, सबसे पहली बात हम पढ़ते हैं कि संविधान सभा, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट बेसिस पर हुआ था, प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हुआ था। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान सभा एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, लेकिन 1947 का एक्ट जो है वो इसे एक संप्रभु निकाय के रूप में स्थापित करता है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे हैं। अब जब वो भारत छोड़ के जाएंगे ब्रिटिशर्स, तो सत्ता यानी कि पावर है वो किसको सौंपेंगे, है ना। तो सत्ता किसको सौंपी गई? आंसर था संविधान सभा को। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि भारत में अंग्रेज सत्ता किसको सौंप के गए, पावर किसको ट्रांसफर करके गए, तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए? संविधान सभा को सौंप गए। इसीलिए कह सकते हैं कि संविधान सभा एक सॉवरेन बॉडी थी। यानी 1946 में जब ये इस्टेब्लिश हुई, उस समय ये क्या थी? अंग्रेजों की अधीन थी। इसलिए उस समय ये सॉवरेन बॉडी नहीं थी, एक संप्रभु निकाय नहीं थी। लेकिन 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद क्योंकि सारी पावर किसके पास आ जाती है? ब्रिटिशर्स चले जाते हैं और सारी पावर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के पास आ जाती है, इसलिए इसे एक सॉवरेन बॉडी के रूप में माना जा सकता है। तो पहला तो चेंज ये होता है कि जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है वो संविधान सभा को एक संप्रभु निकाय, एक सॉवरेन बॉडी के रूप में स्टेब्लिश कर देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चेंज आता है वो ये आता है कि संविधान सभा अब दो काम करेगी। संविधान सभा के दो फंक्शंस थे, दो कार्य थे। एक कार्य तो ये था कि वो क्या कर रही है? संविधान सभा के रूप में संविधान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका पहला कार्य था। जब वो संविधान निर्माण करती थी तो उस समय उसके जो चेयरमैन थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नवंबर 1947 से उसने अपना दूसरा काम किया विधायिका के रूप में, इंडिया के लिए विधि बनाने, लेजिस्लेचर के रूप में उसने अपना कार्य शुरू किया। और इस समय जो उसके अध्यक्ष होते थे, जब वो विधायिका के रूप में काम करती थी, तो उसके चेयरमैन कौन होते थे? मावलंकर साहब, जीवी मावलंकर साहब। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है कि वो केवल संविधान निर्माण का कार्य नहीं कर रही, अब उसके पास फंक्शन जो है वो ड्यूअल हो गए। क्यों? क्योंकि 1947 के बाद ब्रिटिशर्स चले जाएंगे। तो जब तक संविधान का निर्माण हो नहीं जाता, जब तक भारत में एक संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक लॉ मेकिंग का काम तो कोई करेगा। तो वो कौन करेगा? संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही करेगी। तो कुल मिला के दो परिवर्तन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला क्या दिखता है? संप्रभु निकाय है। दूसरा क्या दिखा आपको? विधायिका के रूप में कार्य करेगी। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो चेंज आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीट परिवर्तन होता है। हमने शुरू में देखा कि संविधान सभा में टोटल जो सीट थी वो अपने पास 389 थी, जिसको डिवाइड किया गया था तीन अलग अलग कैटेगरीज में। इसके अंदर प्रिंसिपल स्टेट्स की सीट थी आपके पास 93। उसके बाद चीफ कमिश्नरी एरिया जो थे उनकी 4 सीटें थी, और बाकी प्रोविंस जो आपके पास थे, प्रांत जो थे,
उनकी 292 सीट्स थी, और इन टोटल सीट्स में से 296 पर क्या होता है, चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुए थे। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन जब 3 जून प्लान आता है, आपने सुना होगा 3 जून को माउंट बेटन ने घोषणा की थी, माउंट बेटन प्लान भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया जाएगा, तो संविधान सभा की स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। और 3 जून प्लान के बाद ये नंबर जो 389 था, ये घटकर कितना रह जाता है, 324, 324 नंबर ये रह जाएगा। यानी संविधान सभा की सीटें परिवर्तित हो जाएंगी और 324 हो जाएंगी। फिर उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है, ये जो एक्ट आ जाता है, इसके द्वारा सीटों में फिर परिवर्तन होता है और अब आपके पास सीट रह जाती है 299, 299। तो आप कह सकते हैं कि अंतिम रूप से लास्ट टाइम पे जो सीट्स आपके पास उपलब्ध रहेंगी संविधान सभा की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो रहेंगी 299, जिसको डिवाइड किया गया था। 70 सीट्स किसको दे दी गई थी, 70 सीटें आपको दी गई थी प्रिंसली स्टेट यानी रियासतों को दे दी गई थी, और इसके अलावा बचती हैं 229 सीट्स जो किसको दी गई थी, प्रांतों को दी गई थी, प्रोविंस को दी गई थी। इतना हमें याद रखना। तो कुल मिलाकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडिपेंडेंस एक्ट, संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 3 चेंज करता है। सबसे पहले उसे सॉवरन बॉडी बनाता है, दूसरा वो क्या करता है, दूसरा उसके अंदर उसे लेजिस्लेचर का फंक्शनिंग भी देता है, और तीसरा सीटों में चेंज होता है। इस तरीके से 3 काम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने किए। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई, पाकिस्तान भी एक नया देश बन गया, एक नया मुल्क बन गया। अब इसके बाद संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन हुए वो थोड़ा सा हम देखते हैं, क्या क्या कार्य हुआ। अब देखिएगा अच्छे से, जब भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के बाद मैंने आपको बताया था कि BN राव साहब को 60 देशों की यात्रा पर भेजा गया था, और वहां जाकर उन्होंने उन चीज़ों का क्या किया, अध्ययन किया, उनके संविधानों का अध्ययन किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनाया, भारत के लिए प्रथम संविधान का प्रथम ड्राफ्ट जो बनाने वाले हैं कौन, BN राव साहब है। फर्स्ट ड्राफ्ट किसने बनाया था, BN राव। अब इसी ड्राफ्ट पर काम करने के लिए, चूंकि देखिए संविधान निर्माण कोई सिंपल टास्क नहीं है, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग है, बहुत ही जटिल कार्य है। इस जटिल कार्य को सरल बनाने के लिए संविधान सभा के अंदर बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, कमेटीज का फॉर्मेशन किया गया था। अप्रोक्सीमेट 20 से 25 कमेटी बनाई गई थी। उन्हीं में से सबसे एक इम्पॉर्टेंट कमेटी बनेगी जिसका नाम होगा ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। ये बेसिकली BN राव जो आपके संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया था उस ड्राफ्ट पर चर्चा करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। तो कुल मिला के ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन होता है जिसमें टोटल मेंबर्स की संख्या होती है 7 सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष कौन है आपके, चेयरमैन कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 डेट याद करिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बन रही है भाई, 29 अगस्त, 29 अगस्त 1947 को आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या होता है, गठन हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन होता है 29 अगस्त 1947 को। 30 अगस्त को इसकी पहली मीटिंग होती है। इसका मूल कार्य था कि जो सर BN राव ने ड्राफ्ट बनाया या वो जो बनाकर देंगे उसको मॉडिफाई करना, उस पर डिस्कस करना, उसके अंदर बदलाव करना, और एक फाइनल ड्राफ्ट बनाना, यानी संविधान को डिजाइन करना कि भाई उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस रखे जाने चाहिए जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल हो वो। तो इसके अंदर टोटल 7 मेंबर थे, इनमें से अध्यक्ष कौन है, अंबेडकर साहब हैं। इसके अलावा KM मुंशी साहब हैं जो एकमात्र कांग्रेसी थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS में पूछा जा चुका है कि संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कांग्रेस का कौन सदस्य था। आंसर है आपके पास KM मुंशी साहब। फिर आपके पास हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब, ये इसके मेंबर रहे हैं। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर साहब, ये भी इसके मेंबर हैं। N गोपाल स्वामी अयंगर साहब, ये भी इसके मेंबर हैं। N माधव राव और T कृष्णमाचार्य, इन दोनों को थोड़ा याद रखिए। N माधव राव बेसिकली मेंबर नहीं थे, मेंबर थे BL मित्र, जिन्होंने क्या कर दिया था, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों की वजह से, हेल्थ इश्यूज की वजह से इन्होंने क्या दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। इस कारण उनके स्थान पर किसको, N माधव राव को संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मेंबर बनाया गया। तो एक आपको याद रखना है कि पहले BL मित्र थे, फिर कौन हुए, N माधव राव।
दूसरा टीटी कृष्णमाचारी, ये नहीं थे, इनके स्थान पर जो पहले थे डीपी खेतान साहब थे, डीपी खेतान। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो गई तो स्पेस हो गया, एक सीट वैकेंट हो गई। इस कारण किसको, टीटी कृष्णमाचारी को ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर मेंबर बनाया गया। तो टोटल 7 मेंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 29 अगस्त 1947 को फॉर्मेशन होता है। चेयरमैन अम्बेडकर साहब है। अम्बेडकर साहब के बारे में भी बात करेंगे हम, इनका कहाँ से इलेक्शन हुआ, क्या हुआ। ये मूलतः कमेटी जो बनाई गई थी ड्राफ्टिंग कमेटी, ये BN राव साहब द्वारा दिए गए ड्राफ्ट या जो बाद में दिया जाएगा 48 में, उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने के लिए, उस ड्राफ्ट को मॉडिफाई करने के लिए ये कमेटी बनाई जा रही है। तो इस पर बहुत सारे प्रश्न प्रीलिम्स में आते हैं, बहुत सारे प्रश्न मेंस में आते हैं। प्रश्न कैसे आएंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेट, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन मेंबर नहीं था, BL मित्र के स्थान पर, इन द प्लेस ऑफ BL मित्र, किसको मेंबर बनाया गया, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद किसको मेंबर बनाया गया, BL मित्र ने जो इस्तीफा रेजिग्नेशन दिया था वो किन कारणों से दिया था, एकमात्र कांग्रेसी ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन मेंबर था जो एकमात्र कांग्रेसी था, किसके ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। ये सारे प्रश्न अलग अलग स्टेट PCS में आपको दिखाई देंगे। MP, राजस्थान, UP, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब में से प्रश्न आए हुए। तो बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, मेंस में 2 मार्कर 7 मार्कर में आ जाती है। थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट हैं इसके अंदर। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अम्बेडकर साहब बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के निर्माण में काफ़ी योगदान रहा। दलितों के मसीहा, काफ़ी एजुकेटेड, विविध फील्डों का इनके पास अनुभव था, फील्ड्स का अनुभव था। तो इनको संविधान सभा में, ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का संविधान सभा में होना बहुत जरूरी था। तो प्रारंभ में 1946 में जब संविधान सभा के इलेक्शन हुए थे, 1946 में जब चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, तो अंबेडकर साहब का जो इलेक्शन हुआ था वो ईस्ट बंगाल से, ईस्ट बंगाल यानी कि पूर्वी बंगाल से हुआ था। ठीक है, पूर्वी बंगाल से ये संविधान सभा में चुनकर आए थे। लेकिन हमको पता है पूर्वी बंगाल 1947 के बाद कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान का एक पार्ट बन गया, पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो इनका जो इलेक्शन था वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तब फिर दोबारा 1947 1947 में स्वतंत्रता के बाद नेहरू साहब एक्चुअली देखिए समझिए, नेहरू जी में और अंबेडकर साहब में, या गांधी जी में और अंबेडकर साहब में विचारों का थोड़ा सा मतभेद चलता रहता था। नेहरू जी को वो ये मानते थे कि ये बेसिकली सवर्णों का सपोर्ट करने वाले नेता हैं, लेकिन नेहरू जी ये मानते थे कि अंबेडकर साहब बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं और ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का संविधान सभा में होना जरूरी। इसलिए नेहरू जी ने क्या किया, उस समय तत्कालीन जो बॉम्बे प्रांत था, बॉम्बे प्रांत की, बॉम्बे प्रोविंस की पुणे सीट को, जो पुणे सीट थी उसको क्या किया गया, खाली कराया। ठीक है, कैसे कराया खाली, यहाँ पुणे सीट पे जो एम आर जयकर कांग्रेस के मेंबर थे, उनसे क्या कराया गया, उनसे इस्तीफा, उनसे रेजिग्नेशन दिलाया गया और उनके स्थान पर किसको, अंबेडकर साहब को क्या किया गया, संविधान सभा में लाया गया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सेकंड टाइम जो मेंबर बनते हैं अंबेडकर साहब, वो कहाँ से बनते हैं, वो पुणे से बनते हैं। तो कांग्रेस उनको दोबारा से क्या लेके आई, संविधान सभा में लेके। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, अंबेडकर साहब को जिन्ना ने भी ऑफर किया था कि आप हमारे साथ पाकिस्तान चलिए और हम आपको पाकिस्तान का पहला कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर बना देंगे। लेकिन अंबेडकर साहब ने उसको डिनाई कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, एक मुस्लिम बेस पर बनने वाला एक देश है जहाँ पर हिंदुओं के लिए कोई स्थान नहीं। ठीक है ना। तो उनकी जगह बीपी मंडल चले गए थे और बीपी मंडल के बाद में उन लोग, पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बीपी मंडल थे, और जिनकी बाद में क्या स्थिति हुई ये आपको जगह जगह पे मिल जाएगा। वापस भारत आ जाते हैं और एक गुमनामी की मौत यहाँ मरते हैं, है ना। तो अंबेडकर साहब के बारे में याद रखिएगा, अंबेडकर साहब के बारे में ज़्यादा डिस्कस हमें नहीं करना है, बस उनको भारतीय संविधान का जनक, कुछ उनकी उपाधियाँ हैं, संविधान का जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसको लेकर कुछ लोग आर्गूमेंट भी करते हैं कि भाई वो फादर कैसे हो सकते हैं। आधुनिक मनु कहा जाता है, मॉडर्न मनु भी उन्हें कहा जाता है,
भारत के पहले कानून मंत्री भी यही थे, लॉ मिनिस्टर भी यही बने थे। इन्होंने हिंदू कोड बिल पास किया था, है ना, जिसमें भारतीय महिलाओं को काफ़ी राइट्स दिए गए। तो काफ़ी बड़ा योगदान अंबेडकर साहब का रहा है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ये कुछ फैक्ट हैं कि भाई पहली बार कहाँ से आते हैं, फिर कहाँ से आते हैं, कौन सी सीट थी, किसके इस्तीफा देकर उनको संविधान सभा के अंदर मेंबर बनाया गया था। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ अंबेडकर साहब के बारे में आपको पता चली। इनको थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ड्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो सर बी एन राव, मैंने आपको बताया 60 डेज 60 देशों की यात्रा पे गए, है ना, ट्रेवल किया, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस का अध्ययन किया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किए थे 1773 से लेकर 1935 तक, है ना, उन एक्ट का अध्ययन किया। और पहला ड्राफ्ट, संविधान का पहला ड्राफ्ट जो है सर बी एन राव ने तैयार किया, जिसके अंदर 243 क्या थे, अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, और 13 क्या थी, अनुसूचियां थी, शेड्यूल थे। तो पहला ड्राफ्ट सर बी एन राव द्वारा तैयार किया गया, जिसे तैयार करके किसको सौंप दिया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दिया गया। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस ड्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू किया। इसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे उनको रखा, मॉडिफाई किया, बाकी जो प्रोविजंस उनको ठीक नहीं लगे उसको उन्होंने हटा दिया। तो पहला ड्राफ्ट सर बी एन राव ने तैयार किया था, 243, जिसके अंदर आर्टिकल थे, ठीक है, 13 अनुसूचियां थी। और बाद में फाइनल ड्राफ्ट जो तैयार होकर दिया जाता है वो 21 फरवरी 1948 को दिया। तो ये थोड़ा सा कुछ फैक्ट है बी एन राव के बारे में, याद रखिएगा। सर बी एन राव बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा, बी एन राव साहब के बारे में अंबेडकर साहब ने कहा था 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंबेडकर साहब ने जो स्टेटमेंट स्पीच दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो संविधान को बनाने का जो क्रेडिट मुझे दिया जा रहा है, कि संविधान निर्माता मैं हूँ, उस क्रेडिट का असली हकदार मैं नहीं हूँ। उसकी क्रेडिट के असली हकदार कौन है, आपके सर बी एन राव। उस क्रेडिट के असली हकदार सर बी एन राव हैं, क्योंकि इन्होंने ही पहला ड्राफ्ट बनाया और हम उसी ड्राफ्ट पे आगे कार्य किए। तो ये शब्द थे भीमराव अंबेडकर साहब के, है ना। तो थोड़ा सा बी एन राव साहब को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया, संविधान सभा के सलाहकार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रारूप कमेटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके कुछ फैक्ट याद करिए। तो प्रारूप कमेटी ने प्रारूप पर चर्चा करने के लिए, ड्राफ्ट पर डिस्कशन करने के लिए कितने दिन तक बैठक की, यहाँ बात कर रहे हैं हम ड्राफ्ट पे। जो ड्राफ्ट आया था और उसको मॉडिफाई करने के लिए जो डिस्कशन हो रहा है प्रारूप समिति के अंदर, वो हो रहा है 141 डेज, 141 दिन तक प्रारूप पर चर्चा हेतु बैठक हुई। ध्यान रखना है, ड्राफ्ट पर डिस्कशन के लिए बैठक 141 डेज हो रही है। संविधान के प्रारूप पर, अब टोटल प्रारूप पे जो ड्राफ्ट आया था उस पर, अब टोटल प्रारूप जो नया बनना है उसके ऊपर चर्चा कितने हुई, 114 दिन। ये दो बातें आपको याद रखनी है। जो ड्राफ्ट आया था बी एन राव साहब से, उस पर 141 दिन चर्चा हो रही है। फिर जो फाइनलाइज बनाया जा रहा है उसके ऊपर 114 114 दिन चर्चा हो रही है। 141 दिन आपको याद रखना और 114 दिन याद रखना है, ठीक है ना। ये सेम ही लिख गया है, बस इतना याद रखना है ये कौन सा ड्राफ्ट है और ये कौन सा है, इन दोनों पर। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो याद रखना है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ लेते हैं। अब ये जो ड्राफ्ट बना, भाई ड्राफ्ट कैसे बना, बी एन राव साहब ने ड्राफ्ट दिया पहला, प्रारूप समिति ने उस पर चर्चा करना शुरू किया, उसको फाइनलाइज किया। फाइनलाइज करने के बाद उसको रखा गया संविधान सभा में, और संविधान सभा के सभी मेंबर्स को उसकी एक एक कॉपी दी गई, और फिर उसको रीड किया गया। संविधान सभा के सदस्यों के सामने उसको पढ़ा गया और उनसे सजेशंस मांगे गए कि भाई आप बताइए कि आप चाहते हैं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाए तो आप हमें एडवाइस करिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संविधान के ड्राफ्ट को 3 बार पढ़ा गया, बांचा गया, रीड किया गया। ये प्रश्न तमाम बार आ चुका है कि संविधान का ड्राफ्ट या संविधान को कितनी बार पढ़ा गया, वाचन किया गया, रीडिंग की गई ड्राफ्ट की। तो आंसर है 3 बार, 3 टाइम्स रीड किया गया। ये 3 समय कौन कौन से, इनकी डेट्स हमको याद रखनी। तो पहली चीज तो आपको याद रखना है कि संविधान का वाचन कितनी बार हो रहा है, संविधान को कितनी बार पढ़ा जा रहा है। तो संविधान का वाचन जो हो रहा है वो 3 बार होगा। कितनी बार होगा, 3 बार होगा। प्रथम वाचन कब हो रहा है, डेट याद रखना है। प्रथम वाचन हो रहा है 4 नवंबर से 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, यानी 5 से 6 दिन
पहली बार क्या हो रहा है, संविधान पढ़ा जा रहा है। यानी कि BN राव साहब ने दिया ड्राफ्ट, उस ड्राफ्ट पर कमेटी ने काम किया, अंबेडकर साहब और बाकी लोगों ने काम किया। फिर जब वो थोड़ा फाइनलाइज हो गया तो उसको पहली बार रीड किया गया संविधान सभा के अंदर, कब, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। इसमें थोड़े बहुत सजेशंस आए, उस पर डिस्कशन किया गया। फिर उसके बाद दोबारा से फिर चेंज करने के बाद जो सजेशन दिए गए थे उनको चेंज करने के बाद फिर दोबारा से उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया गया, फिर रीड किया गया। तो सेकंड रीडिंग जो होती है वो होती है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। लगभग 11 महीने तक इस पर चर्चा चली, है ना। और इस दौरान बहुत सारे संशोधन, बहुत सारे सजेशंस संविधान सभा के सदस्यों ने दिए। तो आप कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण का मुख्य कार्य जो है सेकंड रीडिंग के अंदर होता है। अप्रोक्सीमेट 7,600 के आसपास अमेंडमेंट आते हैं, 7,500 संशोधन दिए गए थे, जिसमें से लगभग 2,500 2,400 कुछ संशोधन क्या होते हैं, मान्य किए जाते हैं। तो ये आपके पास चलता है। इसमें याद रखना 7,653 संशोधन प्रस्तुत किए गए थे, मेंबर्स ने अंबेडकर साहब और उनकी टीम को ये दिए। इसमें से उन्होंने कितने अडॉप्ट किए, 2,473। 2473 अमेंडमेंट जो है उसमें क्या किए गए, इंक्लूड किए गए, बदलाव किए गए उस ड्राफ्ट में। तो सेकंड रीडिंग काफ़ी लंबी थी, इसी के अंदर सबसे ज़्यादा कार्य किया गया संविधान निर्माण का। उसके बाद फिर आता है लास्ट, फिर उस पर काम किया इन्होंने, ये चेंज जो कर रहे थे ये सारे किए, और फाइनल ड्राफ्ट बना के लास्ट रीडिंग के लिए लास्ट फेज में रख दिया गया। और लास्ट फेज आपका चलता है 14 नवंबर 1949 से शुरू होता है, और कब तक, 26 नवंबर 1949, जबकि भारत का संविधान पारित होता है। तो अंतिम वाचन जो होता है वो 14 नवंबर से प्रारंभ होता है और 26 नवंबर 1949 तक चलेगा। और इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेयरमैनशिप में जो कमेटी ने बनाया हुआ था ड्राफ्ट, वो भारतीय संविधान के रूप में पास कर दिया जाएगा, अडॉप्ट कर लिया जाएगा। और किस नाम से ये पास किया गया था वो नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। अंबेडकर साहब ने भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को जिस नाम से पास किया था वो था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट। ये नाम था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिस नाम से इसको पास किया गया। तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया। इस संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, 395 क्या थे, अनुच्छेद थे, ठीक है। 8 क्या थी, अनुसूचियां थी, शेड्यूल थे, और 22 क्या थे, भाग थे। ये तत्कालीन संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था, उसके अंदर इतनी सारी चीजें थी, और इसको क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। फिर बता रहा हूं मैं आपको, ये क्या किया जा रहा है, पास किया जा रहा है। तो संविधान कब पास हुआ, कब अडॉप्ट हुआ, तो ये है 26 नवंबर 1949। हम चाहते तो इसी दिन इसको लागू कर सकते थे, लेकिन हमने लागू नहीं किया। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस, प्रथम आप कह सकते हैं फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे मनाया था। इस दिन की याद को जिंदा रखने के लिए हमने वेट किया। हमने कहा भाई 26 नवंबर को हम लागू नहीं करेंगे, पास हमने कर लिया, लागू करेंगे 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। इसलिए 2 महीने वेट किया गया, और 26 जनवरी 1950 को, तो आपसे पूछा जाए संविधान लागू कब होता है भाई, संविधान इनेक्ट कब हो रहा है, तो 26 जनवरी 1950। ये डेट हमें याद रखनी, ठीक है। तो 26 नवंबर को क्या हो जाता है, संविधान पास हो गया। पास होने के बाद उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान, अब चूंकि देखिए 2 महीने वेट करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो थी, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में से माइग्रेशन चल रहा था आपस में, हिंदू इंडिया आ रहे थे, सिख इंडिया आ रहे थे, मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस तो लागू कराने थे। तो इस दिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन लागू कराए गए, यानी ये जो आपका सेशन चलेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, संविधान सभा में कुल 12 सत्र चले, लेकिन कुछ लोगों का मानना है 12 नहीं 11 सत्र थे, 12वां जो होता है वो मीटिंग थी। तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना है, कन्फ्यूजन वाली कंडीशन, ये सत्र कितने थे, 11 या 12। मूलतः 12 सत्र है, काम 11 सत्र में होता है संविधान निर्माण का। 12वीं जो होती है वो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में संविधान निर्माण नहीं होता, संविधान का निर्माण हो चुका है। तो संविधान निर्माण के सत्र कितने हैं, 11, कुल सत्र, कुल सेशन कितने हैं, 12। ये हमें याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा समझिएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ।
अगर आपसे ये पूछा जाता है कि संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन, संविधान निर्माण में कितने सत्र या सेशन चले, तो आंसर होगा 11। कितने सत्र चले हैं भाई? 11। लेकिन अगर पूछा जाए संविधान सभा, कॉन्स्टेंट असेंबली के सत्र कितने हुए, सेशंस कितने हुए, तो आंसर होगा 12। सेशन याद रखना है ना। तो संविधान निर्माण फॉर्मेशन के लिए 11 सेशन है और संविधान सभा के लिए 12 सेशन, क्योंकि 12th जो सेशन होगा उसके अंदर निर्माण नहीं होता, उसके अंदर बहुत कुछ काम होते हैं। वो होता है 24 जनवरी 1950 को। चलिए इस पर भी डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर रखिएगा, इस सेशन पर लेके डाउट हो जाता है। तो सेशन कितने हैं तो भाई क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। वो संविधान निर्माण के, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के सेशन पूछ रहा है तो 11 है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेशन पूछ रहा है तो 12 है। चलिए, तो लास्ट जो सेशन चल रहा है आपके पास, पहला सेशन तो आपके पास शुरू हो जाता है 9 दिसंबर से। 11th जो सेशन आपके पास आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सेशन है, याद रखिएगा। कब से कब तक चलता है? 14 नवंबर 1946 से 26 नवंबर 49 से 26 नवंबर 1949। इस सेशन में होता क्या है, मैंने आपको बता दिया। इस सेशन में क्या किया गया? संविधान पारित किया गया, है ना, पास हुआ, संविधान पास हुआ और कुछ अनुच्छेद जो जरूरी थे लागू किए गए। कितने अनुच्छेद लागू हुए, ये क्वेश्चन आता है कि भाई 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पारित हुआ, कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल्स इनेक्ट किए गए। तो बेसिकली ये कंफ्यूजन होता है, 15 आर्टिकल थे या 16। ये प्रश्न अपने पास हमेशा विवाद में आता है। तो बेसिकली मैं आपको आंसर बता देता हूं, लागू 15 हुए, लेकिन जिसके तहत लागू हुए थे वो था 16वां। तो कुल मिला के अगर हम देखें 16 आर्टिकल कौन कौन से हैं, ये हैं आर्टिकल 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये आपके नागरिकता से संबंधित आर्टिकल हैं। 60 जो है आपके राष्ट्रपति के से संबंधित आर्टिकल आपको मिलेगा। 324 चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल। फिर 366, 367 आपके पास आर्टिकल है। 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये वो आर्टिकल थे जो लागू हुए। बट ये सारे आर्टिकल जिस आर्टिकल के अंडर लागू हो रहे, जिस अनुच्छेद के अंतर्गत ये 15 अनुच्छेद लागू हुए हैं, वो था 394। तो जो 16वां अनुच्छेद है उसका नाम क्या है? 394। इसी में लिखा हुआ है कि 15 क्या होंगे? लागू होंगे। लागू 15 है प्लस 1 ये वाला, टोटल कितने हो जाते हैं? 16। लागू 15 हो रहे हैं लेकिन 16वें के अंदर उनको लागू किया जा रहा है, तो टोटल नंबर क्या हो जाता है? 16। तो 26 नवंबर को संविधान पारित होता है, पास होता है, 16 अनुच्छेदों को लागू कराया जाता है, जिससे क्या हो, जब तक हम संविधान लागू करें 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को, तो तब तक हमारी व्यवस्था जो है वो एक सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है 26 नवंबर को, यानी कि 11th सेशन के अंदर ये चीज़ें हो रही। चलिए अब आ जाते हैं हम लास्ट सेशन पर। संविधान सभा का जो अंतिम सेशन है वो होगा 12वां सेशन 24 जनवरी 1950 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद रखनी है। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? संविधान सभा का 12वां सेशन शुरू होता है। अब इस सेशन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसके अंदर आएंगी। पहली चीज, ये लास्ट मीटिंग है, इसमें निर्माण नहीं हो रहा। ध्यान रखना, संविधान के निर्माण का, फॉर्मेशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन हो चुका है, इसलिए फॉर्मेशन से संबंधित नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि इस सेशन में जो सभा थी, जो कॉन्स्टेंट असेंबली है, संविधान सभा क्या होती है? समाप्त की जाती है, एंड कर दी जाती है। कॉन्स्टेंट असेंबली एंड हो जाती है और यही असेंबली अब इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद का रूप धारण कर लेती है। संविधान सभा क्या बन जाती है? अंतरिम संसद। इंटरिम आपके पास पार्लियामेंट बन जाती है। क्यों इंटरिम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि भाई इलेक्शन तो नहीं हो रहे ना, अभी इलेक्शन तो बाद में होंगे, है ना। तो इसलिए संविधान सभा अब समाप्त हो जाएगी और संविधान सभा किस रूप में परिवर्तित हो जाएगी? अंतरिम संसद के रूप में। तो याद रखना है हमें ये वाली बात, इलेक्शन होने के बाद ये फाइनल संसद बन जाएगी। अच्छा, जब संविधान सभा खत्म हो गई तो अध्यक्ष का क्या कार्य? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये अब क्या करेंगे? ये अध्यक्ष नहीं रहेंगे, ये भारत के हम प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पर इनको अपॉइंट कर दिया जाएगा।
क्योंकि संविधान सभा के चेयरमैन थे, इसलिए प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो जाएंगे, आपके अपॉइंट कर लिए जाएंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज संविधान सभा में होगी कि अब जो है संविधान पर, याद रखिएगा, संविधान पर क्या होंगे, हस्ताक्षर होंगे। अभी तक संविधान पर क्या नहीं हुए, साइन नहीं हुए। तो जो साइन होते हैं वो होते हैं किस डेट में, 24 जनवरी 1950 को। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि संविधान पर जो हस्ताक्षर, जो साइन हो रहे हैं वो कब हो रहे हैं, साइन कब हो रहे हैं भाई, 24 जनवरी को साइन। अब साइन में हम याद करें कितने लोगों ने साइन किए थे, तो 284। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर 299 था, 15 लोग उस दिन आए नहीं थे, 15 नहीं बोले 14। बेसिकली अगर पूछा जाए तो 285 लोग क्या थे, प्रेजेंट थे, जिसमें से एक राजस्थान के व्यक्ति थे, नाम उनका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उन्होंने संविधान पर साइन करने से मना कर दिया था। इसलिए 284 सदस्यों ने क्या किया, संविधान पर साइन किए और संविधान को क्या किया गया, अपना लिया। भाई अपना तो पहले लिया था हमने, अब लागू करने की बात की गई। तो आपको याद रखना है कितने लोगों ने साइन किए थे, 284। 299 टोटल नंबर था, उसमें से 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो हमें ये डेट याद रखना है कि किस डेट को संविधान पर साइन होते। तो कौन सी डेट है, 284 लोगों ने साइन किया था, वो था 24 जनवरी 1950। अब इसी दिन दो काम और होते हैं। इस दिन क्या होता है, इस दिन हम राष्ट्रीय गान, जो नेशनल एंथम है अपना, राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम को अडॉप्ट करते हैं। जनगण मन को, जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अब जनगण मन की बात करें तो इसके रचयिता किसने इसको बनाया था, किसने लिखा था, तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव टैगोर ने इसको लिखा था 1911 के सेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में। 1911 का कांग्रेस जो सेशन हुआ था उसमें पहली बार इसको गाया गया था, ठीक है। फिर बाद में 1919 में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, किसने किया था, अंबेडकर साहब, सॉरी टैगोर साहब ने किया था, द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से, द मॉर्निंग सॉन्ग, याद रखिएगा, द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से टैगोर साहब ने ही जनगण मन को क्या किया था, इंग्लिश का इंग्लिश वर्जन, ट्रांसलेट की जगह वर्जन लिख सकते हैं आप, अंग्रेजी में उसको क्या किया गया था, तैयार किया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वह व्यक्ति हैं विश्व के अंदर जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान तैयार किए हैं। 1905 में उन्होंने एक गीत लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। और फिर 1910-11 में उन्होंने क्या लिखा था, जनगण मन, जो हमारा भारत देश का राष्ट्रीय गान है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी है। 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसको गाया गया था, ठीक है। जो जॉर्ज दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उसमें जो अंग्रेजी राजा सम्राट आते हैं उनके सम्मान में गाया गया था। बाद में इसी को लेकर गीतांजलि नामक बुक में ये पहली बार पब्लिश हुआ था, किसमें, गीतांजलि में। और इसी को लेकर टैगोर साहब को क्या मिला था, नोबेल मिला था। चलिए अब दूसरा इस दिन एक काम क्या होता है, राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग, जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, नेशनल सॉन्ग है, वो भी अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। जो हमारा क्या है, वंदे मातरम, ये अपनाया गया। वंदे मातरम हमें पता है किसने लिखा है, रचयिता कौन है भाई, इसके बनाया किसने है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कह सकते हैं आप, इन्होंने इसको लिखा था। बेसिकली वंदे मातरम के, अच्छा बुक कौन सी थी याद रखना है हमें, आनंद मठ, आनंद मठ नामक बुक से इसको लिया गया है। वंदे मातरम के टोटल 5 भाग हैं, जिसमें से केवल एक भाग, याद रखिएगा, केवल एक भाग ही हमारा क्या है, राष्ट्रीय गीत। टोटल 5 भाग हैं जिसमें से एक भाग को राष्ट्रीय गीत के तौर पे लिया गया है। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। 24 जनवरी को ही इसे अडॉप्ट किया जाता है। तो 24 जनवरी जो 12वां सत्र है, जैसे हम मीटिंग कह रहे हैं, जिसमें संविधान निर्माण का कार्य नहीं हो रहा, किंतु बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्य हो रहे हैं जो हमें याद रखने हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य हो रहे हैं भाई, एक तो संविधान सभा एंड हो रही है, इंटरिम पार्लियामेंट के तौर पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। संविधान पर साइन हो रहे हैं, 284 लोगों ने साइन किए थे। इसी दिन नेशनल एंथम के तौर पे जनगण मन को हमने अपना लिया, रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर।
रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का जो टाइटल है वो महात्मा गांधी ने दिया था, और महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। याद रखना है, 1911 के सेशन में ये गाया गया पहली बार। बाद में गीतांजलि में ये क्या हुआ, पब्लिश हुआ था। इसका प्रकाशन, पब्लिकेशन कहाँ हुआ था, गीतांजलि में। 1913-14 के अंदर ये बुक लिखी गई थी, उसके अंदर ये पब्लिश हुआ था। फिर 1919 में इसको इंग्लिश इसका वर्जन आया था, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से। फिर नेशनल सॉन्ग हमने वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है आनंद मठ के अंदर, उसको हमने क्या किया, राष्ट्रीय गीत के तौर पे अपना लिया। 5 भाग है, एक। तो इस तरीके से 24 जनवरी को अंतिम बैठक, लास्ट सेशन, अंतिम सत्र, लास्ट मीटिंग संपन्न होती है और संविधान सभा को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद 26 जनवरी को भारत क्या हो जाता है, भारत एक गणतंत्र के तौर पर, एक रिपब्लिक के तौर पर क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। ध्यान रखना, रिपब्लिक के तौर पर क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है भाई, गणतंत्र की जब हम बात कर रहे हैं, गणतंत्र से तात्पर्य क्या है, तो साधारण भाषा में ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम। ध्यान रखना, पहले तो गणतंत्र क्या है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ऐसी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, ये राजनीतिक, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो राज्य का प्रमुख है, हेड ऑफ द स्टेट है, राज्य प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट है ना, वो क्या होता है, उसका क्या होगा, चुनाव होगा, इलेक्ट होगा। वो क्या नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होगा, हेरिडेटरी नहीं होगा, वंशानुगत यानी हेरिडेटरी नहीं होगा। ऐसे सिस्टम को कहा जाता है क्या, गणतंत्र। भारत जो है 1950, 26 जनवरी 1950 को एक गणतंत्र के रूप में क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। इसलिए 26 जनवरी को हम प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है इस पूरे सेशन में, कि बहुत सारे फैक्ट आपके पास आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश पीएससी हो या फिर स्टेट लेवल जो भी पीएससी हैं, उनके अंदर ये फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खासकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग तो ऐसे फैक्टों को भरमार पूछता है, और संविधान सभा पर 1 या 2 प्रश्न ऑलवेज हर पेपर में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि हमें इस पर फोकस रखना है। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक बहुत गहरा टॉपिक है, सरल टॉपिक नहीं है, बहुत सारे फैक्ट भरे पड़े, है ना, तो हमें ये याद रखना है। अभी हमारे पास संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हो गई, खत्म हो गई भाई, ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे किसकी समितियों की। अच्छा, इससे पहले हमें थोड़ा सा एक चीज़, दो चीज़ें याद रखनी है ना, संविधान सभा के बारे में 1-2 चीज़ हमें याद रखनी है। वैसे चलिए लास्ट में बता दूंगा कुछ फैक्ट हैं कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा वगैरह वगैरह, पैसा वैसा, वो लास्ट। तो अभी हमने क्या देख लिया कि संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान बना के तैयार कर दिया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। आज जो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 395 आर्टिकल्स थे कब, 1950 में। 2025 में क्या कंडीशन है भाई, आज हमारे पास जो आर्टिकल है 465 प्लस संशोधन सहित 465 से ज़्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, बात करते हैं अनुसूचियां कितनी थी, 8, है ना। आर्टिकल कितने थे, 395, शेड्यूल कितनी थी, 8, आज कितनी हो गई है भाई, 12। टोटल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। एक एक अनुसूची पर डिस्कस करेंगे हम किसके अंदर क्या है। फिर भाग कितने थे, पार्ट्स कितने थे संविधान के अंदर, 22 थे। लेकिन अगर संशोधन को भी हम जोड़ लें, आज की कंडीशन में हम बात करें, तो भाग 24 से 25 माने जाते हैं। अलग अलग बुक्स इस चीज़ को प्रेफर करती हैं, तो 24 से 25 भाग आज हो चुके हैं। वर्तमान संविधान जो है वो काफ़ी हद तक 1950 से अलग दिखाई देता है। तो ये आपके पास संविधान निर्माण का कार्य हो गया। अब इस संविधान निर्माण में मैंने जैसे कि आपको बताया था, काफ़ी जटिल कॉम्प्लेक्स फंक्शनिंग थी, एकदम सरल कार्य नहीं था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने थी कि भाई इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री को कैसे मैनेज किया जाए, जहाँ विभिन्न जाति धर्मों वर्गों के लोग निवास करते हैं, उनके बीच में यूनिटी कैसे स्थापित की जाए, किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट करा जाए। विश्व के अंदर जो अन्य देशों ने बिल्कुल संविधान अपनाए थे, जिनमें समस्याएं उत्पन्न हुई थी, वो समस्याएं भारत में भी दिखाई दे रही थी। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी कमेटीज बनाई, जिसमें से एक कमेटी हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति या प्रारूप समिति। ऐसे ही 20 से 24 कमेटियां और हमें मिलेंगी जिन पर प्रश्न आते हैं। तो उन कमेटीज के बारे में पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है आगे, कि कौन कौन सी कमेटियां जो हैं संविधान निर्माण के कार्य में लगी थी, और उसमें केवल हमें नाम और उसका चेयरमैन याद करना है।
तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस सेशन में हमने देख लिए कि भाई जब भारत स्वतंत्र हुआ तब से लेकर संविधान निर्माण के कार्य तक, जब संविधान लागू होता है, इस पूरे ड्यूरेशन में कौन कौन से कार्य संविधान सभा ने किए, क्या क्या उसके बारे में चीजें रही। तो 26 जनवरी को संविधान बनके तैयार हो गया, लागू हो गया, और हमने उसको लागू करा के भारत को एक रिपब्लिक के तौर पे स्थापित कर। ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। देखिए बहुत लंबे सेशन मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे फैक्ट इसके अंदर है। छोटे छोटे सेशन आपके लिए चला रहा हूँ जिससे आपको ये सारे फैक्ट ग्रेस्प करने में, याद करने में, समझने में दिक्कत ना हो। बाकी लंबी क्लासेस हम आगे चल के लेंगे। ये नोट्स आपके पास अपलोडेड हो गए होंगे, है ना। तो चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे किसकी, कि संविधान निर्माण में जो कमेटीज थी उनका क्या था, फिर मध्य प्रदेश से संविधान सभा में कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, प्लस संविधान सभा में जो 15 वुमेन्स हैं, 15 महिलाएं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी महिलाएं शामिल थी, उन्होंने क्या क्या कार्य किए। तब जाके आपके संविधान सभा का जो टॉपिक है वो समाप्त हो। चलिए आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।